हेलो एवरीवन, वेलकम आपका दरवाल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जानते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। यानी हमने पिछले क्लास में रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ा था कि रेसिस्टर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। अब आज हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टर्स को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं और उस कॉम्बिनेशन का हमको क्या लाभ होगा, कितनी तरह से हम उसको कंबाइन कर सकते हैं और उसका क्या प्रॉफिट है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसको हम लोग समझेंगे। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपने टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेसिस्टर का काम सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी अगर किसी सर्किट के किसी ब्रांच में करंट का मान अधिक है और हमें करंट को कम करना है तो वहाँ पर हम रेसिस्टर्स का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। और अगर किसी ब्रांच में करंट का मान कम है और वहाँ पर करंट को बढ़ाना है तो वहाँ पर भी हम लोग रेसिस्टर्स का उपयोग करके करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही केसेस में रेसिस्टर्स को हम दो अलग अलग तरीक़ों से कंबाइन करते हैं। तो मुख्य रूप से रेसिस्टर्स को हम लोग सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार से कनेक्ट करते हैं या दो प्रकार से हम लोग उसका कॉम्बिनेशन करते हैं। एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग श्रेणी क्रम में। यानी यहाँ पर रेसिस्टर्स को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो ग्रुपिंग होता है, दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग। यानी इसमें एक रेसिस्टर्स के पैरेलल में दूसरा, उसके पैरेलल में तीसरा, ऐसे हम लोग कंबाइन करते हैं। और दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो उस दोनों को हम लोग को आज के क्लास में पढ़ना है कि सीरीज ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, पैरेलल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी सर्किट में हम करंट को पहले हमने कम करने के लिए एक रेसिस्टर लगाया। अब फिर क्या करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और करंट की उसमें ज़रूरत है तो फिर हम एक और रेसिस्टर उसमें कनेक्ट कर देते हैं और करंट को बढ़ा देते हैं। फिर लगता है कि नहीं और घटाने की ज़रूरत है तो फिर और रेसिस्टर लगा करके हम उसको घटा देते हैं। और इस तरह से करके हमने कई रेसिस्टर्स उसमें कनेक्ट कर दिए और करंट को हम कंट्रोल करते आ रहे हैं। अब हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पर हमने जो 2, 3 या 4 रेसिस्टेंस का उपयोग किया है, क्यों ना हम इन सबको हटा करके और एक ही रेसिस्टेंस का ऐसा उपयोग करें जिससे कि करंट के मान में कोई फर्क ना पड़े। यानी उस ब्रांच में या उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके मान में कोई फर्क ना पड़े, वो करंट हमेशा उतना ही, वो करंट जितना अभी फ्लो कर रहा है उतना ही एक सिंगल रेसिस्टेंस के जोड़ देने से भी उतना ही फ्लो करे। तो जो हम उस सिंगल रेसिस्टेंस का जिसका उपयोग हम लोग वहाँ करेंगे बहुत सारे रेसिस्टर्स के जगह पर, तो उस सिंगल रेसिस्टर्स को ही हम लोग कहते हैं उन सभी रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेसिस्टर। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया? इक्विवेलेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं समतुल्य। यानी जो उन सारे रेसिस्टर्स के बिल्कुल तुल्य हो, उसके समान हो। यानी वो सभी रेसिस्टर्स मिल करके जितना भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पर, उस मात्र उतना ही रेसिस्टेंस का हम एक सिंगल रेसिस्टेंस वहाँ पर अगर यूज करते हैं तो वो सिंगल रेसिस्टेंस उन सब का इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो हम लोग को मुख्य रूप से उस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का ही मान हमको ज्ञात करना सीखना है कि अगर हम 3 या 4 रेसिस्टर्स को सीरीज में जोड़ दिए हैं या 3 या 4 रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ दिए हैं, ठीक है, और फिर हमको उसको हटा करके एकमात्र सिंगल रेसिस्टेंस का यूज करना है, तो वो सिंगल रेसिस्टेंस कितने रेसिस्टेंस का होगा उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे उसको हमको जानना है।
इससे हमको ये भी फ़ायदा होगा कि अगर किसी सर्किट पे बहुत सारे रेसिस्टेंस हम जोड़े हैं और हमको पता करना है कि हमने टोटल कितना रेसिस्टेंस जोड़ दिया, भले ही उसको हमको रिप्लेस नहीं करना हो, लेकिन अगर हमको जानना हो कि उस सर्किट में या उस ब्रांच में हमने टोटल कितना रेसिस्टेंस लगाया है, तो उसका मान भी हम लोग इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग सीरीज या पैरेलल दोनों में हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को ज्ञात करना सीखते हैं। इस थोड़ा सा ये मैथमेटिकल होगा, इसमें मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशंस होंगे और उसका उपयोग करके हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हम किसको कहेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टर्स का सिंबल ऐसे होता है, तो एक ये रेसिस्टर मेरा हो गया और फिर इस रेसिस्टर का दो किनारा, एक इधर और एक इधर, इसी प्रकार से एक और हम यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए हैं, इसी तरह से हम एक और यहाँ जोड़ दिए। तो इस प्रकार से अगर हम कोई कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसे बाँह फैला लिया, फिर एक दूसरा व्यक्ति हमारे हाथों को पकड़ लिया, एक इधर से भी पकड़ लिया और वो अपनी बाँह को फैला दिया, फिर उसकी तरफ से दूसरा, और इस तरह से एक लंबी चेन बन गई। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसी को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी एक तरह से चेन बना देना, एक के साथ दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे जोड़ते चले जाना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन यहाँ कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा और इसको इधर खिसका करके बनाते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा ही एक रेसिस्टर को कंबाइन किया है, जैसे ये हो गया हमारा एक 3 रेसिस्टर्स का ऐसे एक सिस्टम। और इस सिस्टम में देखिए क्या है कि यहाँ पर एक रेसिस्टर है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। R1, R2 और R3 तीनों को ऐसे हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं और तीनों को सीरीज में कंबाइन करके और फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर, उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम उसको एक पावर सोर्स से जोड़ देते हैं, पावर सोर्स से, जिससे कि इसमें करंट का फ्लो हो सके। तो ये एक पॉजिटिव एक सेल हमने यहाँ पर यूज किया है, ये पॉजिटिव इंड और ये निगेटिव इंड, और ये मान लेते हैं कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सर्किट में। करंट को यहाँ पर फ्लो होने से रोकने के लिए या एक स्विच का उपयोग हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, इसको प्लग की के कहेंगे, जिससे कि हम लोग इसमें स्विच ऑन या ऑफ करके करंट को फ्लो करा सके या करंट को बंद करा सके। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक एमीटर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम ये जान सके कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसको कनेक्ट करने से इसमें से आई करंट हो करके ऐसे जा रहा है। अब इस सर्किट को समझिए, इसमें हमने 3 रेसिस्टर्स लिया, R1, R2 और R3, और तीनों रेसिस्टर्स को हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। हमने यहाँ जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया तो इसमें आई करंट फ्लो होने लगा। अब ये आई करंट क्या होगा, इस पूरे रेसिस्टर से होकर के गुजरेगा और फिर यहाँ तक वापस आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा कि इसमें आई करंट गया, लेकिन यहाँ पर जो करंट गया वो करंट यहाँ पर घट गया और यहाँ पर और भी घट गया? बिल्कुल नहीं। करंट जितना भी यहाँ पर फ्लो करेगा, सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, सेम करंट यहाँ भी फ्लो करेगा और ये फिर वापस यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी तीनों में एक समान करंट फ्लो करेगा, यानी करंट का मान तीनों में एक समान होगा। बट एक और चीज़ क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों का रेसिस्टेंस तो अलग अलग है, तो रेसिस्टेंस डिफरेंट है, करंट सब में सेम है। तो करंट सेम है और रेसिस्टेंस डिफरेंट है, तो फलस्वरूप क्या होगा कि इन तीनों के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस का मान डिफरेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V3, ऐसे।
अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा है और ओम्स लॉ में आपने देखा होगा कि ओम्स लॉ के अनुसार V = होता है IR। तो सबके लिए I तो कांस्टेंट है, I सब में एक समान है क्योंकि सभी सीरीज में है तो सब में सेम करंट फ्लो करेगा। बट रेसिस्टेंस का मान सबके लिए डिफरेंट है और रेसिस्टेंस का मान डिफरेंट होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस भी सबके लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लिखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं यूजिंग, यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ को यूज़ कर रहे हैं, तो यूजिंग ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, यानी प्रत्येक रेसिस्टर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर V1 का मान क्या हो जाएगा? V1 का मान IR1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसी प्रकार से V2 के लिए IR2 एंड V3 के लिए हो जाएगा IR3। यानी तीनों रेसिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग होगा और ये उसका मान होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और तीनों में एक ही करंट फ्लो करेगा I। लेकिन ये जो तीनों अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस आए हैं, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? V ही मिलेगा, क्योंकि यही भी यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम 6 वोल्ट का अप्लाई करें और तीनों को जोड़े तो 9 वोल्ट हो जाए, तो भाई कहाँ से आ जाएगा 9 वोल्ट? तो ऐसा नहीं होगा। जितना हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही 3 पार्ट में, या अगर 5 रेसिस्टर होंगे तो 5 पार्ट में, जितने भी रेसिस्टर होंगे यही पोटेंशियल डिफरेंस सब में डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट V = V1 + V2 + V3, सबका मान रख देते हैं IR1 + IR2 + IR3। इसमें से हम I कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा R1 + R2 + R3 और ये हो जाएगा मान V का, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये तो हमारा हो गया कि इसका फर्स्ट पार्ट। अब आइए इसके इक्विवेलेंट वाली बात को हम समझते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये तीनों रेसिस्टर मिल करके कुछ जितना भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि इन तीनों को हटा करके वही एक सिंगल रेसिस्टेंस का उपयोग करते हैं जो कि इन तीनों के बराबर है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स कहेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने वो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है, वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS है, उसका मान हमने मान लिया कि वो RS है जो इन तीनों को बराबर वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इन तीनों को हटा करके और उसको हम यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है, यानी हम उसको ऐसे जोड़ दें, यहाँ पे ये हो गया हमारा RS, ठीक है, ये हमारा RS हो गया। और सपोज कीजिए कि अब ये सब नहीं है, खत्म। तो अब ये जो टोटल करंट है I वो किस में फ्लो करेगा? RS में, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा हमारा V, क्योंकि वो तो सिंगल ही है, तो ये जो टोटल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसी के लिए अप्लाई होगा। करंट हमारा उतना ही रहेगा, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना लिख सकते हैं? अगर हम ओम्स लॉ का यूज करके लिखें तो अगर हम यहाँ पर लिखें इफ RS बी द equivalent resistance of the combination then according to ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का हम यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर हम लिख सकते हैं V = IRS, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा वही V रहेगा, करंट अभी भी हमारा I है और रेसिस्टेंस जो है वो अब RS है। तो हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमने जो इक्वेशन 1 निकाला वो भी, उसमें भी हमने V का मान निकाला है, इक्वेशन 2 निकाला उसमें भी हमने V का मान निकाला हुआ है। यानी जब हमने ये 3 अलग अलग रेसिस्टर लिया था तब भी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V था और उस V का मान हमारा ये आया, और जब हमने इसको हटा करके सिंगल रेसिस्टेंस का यूज़ किया जो कि इन तीनों के इक्विवेलेंट है, तो वहाँ पर भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V ही आया और इस V का मान हो गया IRS।
तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से, चूँकि दोनों भी का मान एक ही सर्किट के लिए है और एक ही पावर सोर्स के लिए है, तो इसलिए इन दोनों भी के मानों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। तो हम पहले उसको लिखते हैं, तो वहाँ पे हमको मिल गया आई आर एस भी का मान, और यहाँ पे भी का मान मिल गया आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो I से I कैंसिल, तो RS का मान हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डैट इज द रिजल्ट। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने जो 3 अलग अलग जो रेसिस्टर्स यूज़ किया था, उसका जो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टर है RS, वो RS का मान क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इन तीनों रेसिस्टर्स के मान को हम ऐसे अगर जोड़ दें तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स का मान निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 रेसिस्टर्स के लिए निकाला है, ये n रेसिस्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। यानी अगर मान लेते हैं 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, सबके लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। जैसे अगर मान लेते हैं अगर हमको लिखना हो फॉर n रेसिस्टर्स, अगर n रेसिस्टर्स सीरीज में हो, फॉर n रेसिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन में n रेसिस्टर्स हो, तो भी हम वहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 ये Rn तक जितना भी होगा हम उसको ऐड करके ऐसे लिख लेंगे। ये n रेसिस्टर्स के लिए हमारा ऐसा फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यानी 5 हो, 7 हो, जितना होगा वहाँ तक ये जाएगा, 100 होगा 100 तक जाएगा, 50 होगा 50 तक ये जाएगा। और इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक सम करके हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या होगा, आइए अब हम लोग उसको समझते हैं कि अगर इसी प्रकार से 3 रेसिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कंबाइन करें और तब उसका इक्विवेलेंट निकालना हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, कैसे उसको निकालेंगे, उसको हम लोग समझते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हमने सीरीज में रेसिस्टर्स को जोड़ा था, तो यहाँ पर हमको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। पहली क्या चीज़ कि सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे तो करेंट का मान सभी रेसिस्टर्स के लिए सेम होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये रेसिस्टर्स कर रहे हैं तो सिर्फ रेसिस्टर यानी वो कार्बन का रेसिस्टर है बस उसी को जोड़ेंगे। ये बल्ब, पंखा, हर चीज़ के लिए लागू होता है। जैसे अगर आप बल्ब लगा दिए तो बल्ब भी एक तरह से वो रेसिस्टर है। ठीक है, ग्लो करेगा, करंट को कंज्यूम करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ बल्ब लगा दी, यहाँ बल्ब भी लगा दी, यहाँ बल्ब लगा दी, सबका अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, या अलग अलग या सेम भी हो सकता है, डिपेंड करता है बल्ब पे। तो अब उस स्थिति में करंट सब में एक ही फ्लो करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका अलग अलग रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर मान लेते सबका रेसिस्टेंस एक समान होता तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी एक समान होता। ठीक है, क्योंकि करंट सेम है और रेसिस्टेंस भी सबका एक समान होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका एक समान हो जाता। ठीक है, और जोड़ते तो फिर हमको यहाँ पर भी के बराबर ही मिलता। ठीक है ना, लेकिन रेसिस्टेंस अलग अलग है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब आइए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले चीज़ को समझते हैं कि पैरेलल में हम लोग कैसे इक्विवेलेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कहेंगे किसको। सीरीज के बारे में हमने समझा कि एक प्रकार से जैसे हम चेन बनाते हैं, अगर वैसे अगर हम रेसिस्टर्स को जोड़े तो उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कि यहाँ पर एक रेसिस्टर है और ये दो यहाँ पर इसके 2 किनारे हो गए। अब इसी प्रकार से एक दूसरा भी रेसिस्टर लेते हैं और इसके भी एक किनारे को पहले वाले रेसिस्टर के साथ, दूसरे किनारे को दूसरे वाले रेसिस्टर के साथ, फिर एक तीसरा लेते हैं और उसके भी पहले किनारे को पहले वाले रेसिस्टर्स के साथ, फिर दूसरे किनारे को दूसरे वाले रेसिस्टर्स के साथ, ऐसे कंबाइन करते हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि जो भी रेसिस्टर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं सबके एक किनारे को एक बिंदु पर, दूसरे किनारे को दूसरे बिंदु पर एक साथ हम कंबाइन करते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं वो इसी प्रकार से जोड़े जाते हैं।
ठीक है, उसको हम लोग आगे समझेंगे कि वो ऐसा क्यों किया जाता है। तो अब ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ रेसिस्टर्स लिए हैं, 3 रेसिस्टर्स हम लोग यहाँ पर लेते हैं। एक का रेसिस्टेंस है R1, दूसरे का रेसिस्टेंस है R2 और तीसरे का रेसिस्टेंस है R3। तो 3 ये रेसिस्टर्स हो गए, R1, R2 और R3। तीनों को ऐसे पैरेलल कंबाइन कर लिया गया, यानी पार्श्व क्रम में, या हिंदी में इसको समानांतर क्रम भी कहते हैं। ऐसे इसको हमने कंबाइन कर लिया। इसके एक सिरे को A बिंदु पर और दूसरे सिरे को B बिंदु पर ऐसे कनेक्ट किया गया है। और फिर इस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन का हम लोग एक पावर सोर्स से कंबाइन कर देते हैं, जो कि भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। और इसमें हम लोग एक स्विच के लगा देते हैं, जिससे कि हम करंट को ऑन या ऑफ कर सके सर्किट में। करंट को मेजर करने के लिए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एमीटर का भी उपयोग कर दिए हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इस तरह का कॉम्बिनेशन जब हमने किया तो इस सर्किट में इस पोटेंशियल डिफरेंस भी के कारण आई करंट का फ्लो होने लगा। अब ये आई करंट देखिए जाएगा, जैसे ही ये आई करंट इस बैटरी से निकल करके ए बिंदु पर पहुंचता है, तो अब ए बिंदु पर आने पर पता चलता है कि यहाँ से तो अब करंट के 3 रास्ते हैं। यहाँ पर हमने 3 रेसिस्टर को दिखाया है तो 3 रास्ते हो गए। अगर 5 रेसिस्टर होते तो 5 रास्ते होते। तो यहाँ पर जैसे ही करंट आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो करंट के अब 3 रास्ते हैं। तो इस प्रकार से अब सभी रास्ते से वो करंट जाएगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक से ही जाएगा, क्योंकि करंट सबको चाहिए, तो सभी में वो बटेगा। अब किस में कितना बटेगा ये डिपेंड करता है कि उस किस ब्रांच में कितना रेसिस्टेंस है। उस रेसिस्टेंस के हिसाब से ये करंट उसमें डिवाइड हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो I1 जाता है, इसमें करंट I2 और इसमें करंट I3, और ये फिर ये सभी करंट यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं पॉइंट B पर, और फिर मिल करके ये I करंट बना लेते हैं। यानी करंट का कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जितना करंट यहाँ से फ्लो हुआ पूरे सर्किट से घूम करके फिर वहीं पर ये उतना ही करंट फिर वापस उस बैटरी तक, सेल तक पहुँच गया। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो अब हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि सीरीज में जितने भी रेसिस्टर थे सब में सेम करंट फ्लो होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सब में डिफरेंट करंट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब में अलग अलग करंट गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर किसी में I1, किसी में I2, किसी में I3, और सब मिलकर के आगे फिर I हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सर्किट में। तो अब जितने भी यहाँ पर रेसिस्टर्स है वो सभी एक ही बिंदु से जोड़े गए हैं, यानी A और B से ही ये सारे रेसिस्टर्स जोड़े गए हैं, और A और B बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, क्योंकि ये V तो यहीं पर ना B और A, यानी ये पॉजिटिव इंड को रिप्रेजेंट कर रहा है A पॉइंट और निगेटिव इंड को रिप्रेजेंट कर रहा है B पॉइंट, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो डैट मीन्स कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। तो A और B के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और A और B पॉइंट से ही ये सारे रेसिस्टर्स कंबाइन किए गए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि सभी रेसिस्टर्स के लिए भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी V ही होगा। यानी R1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, R2 के लिए भी V होगा, और R3 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, क्योंकि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अप्लाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। सीरीज में सभी रेसिस्टर्स में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होते थे, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो ये 2 अंतर हो गया। सीरीज में करंट सेम होता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, यहाँ पर करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दोनों में एक डिसिमिलरिटी का ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आइए इसमें हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग ओम्स लॉ को यूज करते हैं। यूजिंग ओम्स लॉ
तो ओम्स लॉ के अनुसार होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पर I वाला जो करंट है वो 3 भागों में डिवाइड होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा है। सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था, इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट डिवाइड हो रहा है, इसलिए अब हम लोग सभी में करंट का मान अलग अलग निकालेंगे। तो हम लोग करंट का मान निकालने के लिए ओम्स लॉ को इस तरीके से लिखेंगे, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन आर का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग निकाल सकते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर। तो प्रत्येक रेसिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं I1। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम है, रेसिस्टर्स का मान अलग अलग है, तो V अपॉन R1। इसी प्रकार से I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। अब ये जो I है यही I इन 3 भागों में बट रहा है, तीनों रेसिस्टर्स में अलग अलग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम क्या करेंगे, I1 का मान ले लेते हैं V बटे R1, V बटे R2 और V बटे R3। तो यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। ठीक है, तो ये हो गया I का मान। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर। अब आइए, ये तो हो गया कि अगर ये 3 रेसिस्टर्स ऐसे पैरेलल कंबाइन है तो प्रत्येक में करंट का मान इतना होगा, टोटल करंट का मान इतना होगा सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस के टर्म में। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए कि ये तीनों मिल करके जितना भी रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तीनों मिल करके, ठीक है, सपोज कीजिए कि तीनों मिल करके 10 ओम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि इन तीनों को हटा देते हैं और एक ही लगा देते हैं A और B के बीच, क्योंकि जब A के लिए एक यूज करेंगे, हम इन तीनों के लिए जब सिंगल रेसिस्टेंस यूज करेंगे तो उसको कंबाइन कहाँ करेंगे, तो इस सबको हटा करके A और B के बीच ही उसको भी हम लोग कंबाइन करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारा एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो ऐसे है और उसको हमने यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट, और इसका नाम हम ले लेते हैं RP। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण हम इसका नाम देते हैं RP। इन तीनों का इक्विवेलेंट है और इन तीनों को हम यहाँ से हटा देते हैं और हटा करके हम RP का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो RP का जब यूज़ करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच भी है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस RP के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। डैट मीन्स कि इक्विवेलेंट रेसिस्टर RP के लिए भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। करंट I फ्लो कर रहा है और यही करंट RP में फ्लो करेगा, यानी करंट I हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो आसानी से, और रेसिस्टेंस हमारा RP है, तो आसानी से हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके I का मान V और R के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं इफ़ RP बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन देन, तो वहाँ पर हम लोग I का मान लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा V ही रहेगा और R के जगह पर रेसिस्टर्स हो जाएगा हमारा RP, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो 1 और 2, अब यहाँ पर देखिए ये जो 1 है इसमें करंट का मान निकला और 2 में भी करंट का मान निकला है, और ये दोनों जो करंट है वो V से ही, यानी इस सेल से ही प्रोवाइड हो रहा है। ये जो करंट है वो इन तीनों रेसिस्टर्स के लिए कि इन तीनों में कितना फ्लो करेगा, और ये वाला जो करंट है वो सिर्फ RP में कितना फ्लो करेगा उसके लिए निकला हुआ है।
तो आरपी जो है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट है, इसलिए उसमें भी करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना कि इन तीनों में फ्लो कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और 2 से जो हमने करंट का मान निकाला है वो दोनों सेम होगा, और सेम होगा तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो दोनों के करंट को हम इक्वेट करते हैं। इधर हो गया V अपॉन आर पी और इसका मान हो गया V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कैंसिल, तो इस तरह से हो जाएगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। डैट इज द रिजल्ट। यानी यहाँ पर हम क्या प्राप्त कर रहे हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस है आरपी, तो उसका रेसिप्रोकल अलग अलग रेसिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स का जो रेसिप्रोकल होगा वो अलग अलग रेसिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैरेलल में हम इस प्रकार से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करते हैं। तो ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स हमने जो निकाला, ये 3 रेसिस्टर्स के हमने यहाँ पर निकाला है, लेकिन ये इसी प्रकार से n रेसिस्टर्स के लिए भी अप्लीकेबल है। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा रेसिस्टर्स हो तो उसके लिए हम लोग इसको n तक इसको हम लोग लागू कर सकते हैं या इसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे फॉर n रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ लिखेंगे फॉर n रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, n रेसिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो हम लोग लिखेंगे 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Rn। इसी को हम लोग n तक इसको एक्सपेंड कर देंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें करंट पोटेंशियल, चूँकि रेसिस्टेंस का मान सबके लिए डिफरेंट है, इसलिए इसमें करंट का मान सब में डिफरेंट था। अगर सब में रेसिस्टेंस का मान इक्वल होता, सब R होते, तो सब में करंट का मान भी उसी के अनुसार इक्वल करंट का मान भी होता और सबको जोड़ने पर टोटल करंट I हमको मिलता। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज और पैरेलल को हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो CBSE का हो या स्टेट बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, लगभग हर एग्ज़ाम में ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स में, किसी में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए इसका बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिगर को बस हम लोग इतना ही कम बनाएंगे, ये वाला चीज़ फिगर में हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और अच्छे से फिगर ड्रॉ करके और आप इसको निकालने की प्रैक्टिस कर लें और बहुत अच्छा मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिलाता है। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या डिफरेंस है। सीरीज में हम जो रेसिस्टेंस प्राप्त करते हैं और पैरेलल में जो रेसिस्टेंस प्राप्त करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो हम मान लेते हैं हमने जो फॉर्मूला प्राप्त किया, पहले हम इसको थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग सीरीज और पैरेलल के इस डिफरेंस को थोड़ा समझेंगे। हम मान लेते हैं कि 3 रेसिस्टर्स है और उसको सीरीज में पहले हम जोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स का जो फॉर्मूला निकाला, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे प्लस डॉट 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 आगे के लिए। और पैरेलल में हमने निकाला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमने सीरीज और पैरेलल के लिए फॉर्मूला हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब इसी का हम यूज़ करेंगे। तो हम ये कंसीडर करते हैं, लेट 3 रेसिस्टर है R1 प्लस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। तो जब ये तीनों बराबर है तो हम इसको R मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं, क्योंकि 3 रेसिस्टर्स है R1
R2 और R3, और तीनों रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है वो R है, यानी सबका रेसिस्टेंस एक समान है R। तो इसलिए अब हम लोग R1, R2, R3 की जगह पर सिंगल वैल्यू R का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस तीनों को पहले हम सीरीज में कंबाइन करते हैं, तो जैसे जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 के जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, R, R2 के जगह पर भी R, R3 के जगह पर भी R। तो हमको क्या मिला यहाँ पर 3R, किसका मान आ गया, सीरीज में। यानी अगर हम सीरीज में रेसिस्टर्स को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमको 3R मिला। अब देखिए इसको पैरेलल में देखते हैं, इन पैरेलल। तो पैरेलल में देखेंगे तो 1/RP, तो 1/R1, R1 की जगह पर R, 1/R2 की जगह पर भी R और 1/R3 की जगह पर भी R। तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/R। तो हमको निकालना है RP का मान, तो इसको RP का मान निकालेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा R/3। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक जो भी रेसिस्टर्स लिया था सबकी वैल्यू R थी। तो जब हमने सीरीज में कंबाइन किया तो टोटल जो रेसिस्टेंस आया वो कितना आया, सिंगल वैल्यू का ट्रिपल, यानी 3 रेसिस्टर था तो 3 गुना। इसका मतलब कि 5 रेसिस्टर होता तो 5 गुना हो जाता, 10 रेसिस्टर होता तो 10 गुना, यानी इस तरह से होता। तो इसका अर्थ ये हो गया कि सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतना ज़्यादा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा हम पैरेलल में देखते हैं। अगर हम पैरेलल में देखते हैं तो क्या आता है, 3 रेसिस्टर को हमने जोड़ा तो ये हो गया R/3, यानी एक रेसिस्टेंस का 1/3। अगर 5 जोड़ते तो R/5, 10 जोड़ते तो R/10, 100 जोड़ते तो R/100। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल में हम रेसिस्टेंस को जितना ही ज़्यादा मात्रा में जोड़ेंगे टोटल जो रेसिस्टेंस होगा उतना ही घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में हमको रेसिस्टेंस बढ़ाना है, करंट को कम करना है, तो हम लोग वहाँ पर रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे जिससे कि रेसिस्टेंस उसमें बढ़ जाए और करंट का मान कम हो जाए। लेकिन अगर किसी सर्किट में करंट का मान इंक्रीज करना है और रेसिस्टेंस को घटाना है तो हम लोग वहाँ पर पैरेलल में इसको जोड़ेंगे रेसिस्टर्स को, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेसिस्टर्स का मान घटेगा, रेसिस्टेंस का मान घटेगा और करंट का मान बढ़ेगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं RS/RP। तो RS ऊपर हो गया 3R और RP का मान हो गया R/3। तो R से R कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9। डैट मीन्स कि RS रेशियो RP इज इक्वल टू 9:1। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कंबाइन करें और फिर उन्हीं तीनों को पैरेलल में भी कंबाइन करें तो सीरीज इक्विवेलेंट जो होगा वो पैरेलल इक्विवेलेंट की तुलना में 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 गुना ज़्यादा करंट हमको रेसिस्टेंस का मान हमको मिलेगा। RS और RP में ये हमको रेशियो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब हम करेंगे जब हमको सर्किट में रेसिस्टेंस का मान इंक्रीज करना हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तब करेंगे जब हमको सर्किट में रेसिस्टेंस का मान डिक्रीज करना हो, कम करना हो। क्योंकि पैरेलल जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस का मान घटेगा और सीरीज में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके फलस्वरूप हम लोग डोमेस्टिक सर्किट जो है वो पैरेलल में कंबाइन करते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट पैरेलल में कंबाइन करने से जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है वो सर्किट का वो घट जाता है। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस घटने से लोड जो होता है वो कम हो जाता है। अगर हम सारे डिवाइसेज को अगर सीरीज में जोड़ देते तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे सर्किट पर लोड बहुत ज़्यादा होता।
और भी बहुत सारे कारण हैं जिसको हम लोग आगे के क्लास में समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। साथ ही हम लोग इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे कि अगर अलग अलग तरीके से सर्किट में अगर रेसिस्टर्स को हम बाइंड किए हुए हैं, सीरीज में भी कुछ है, कुछ पैरेलल में भी है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए किस तरह के तकनीक का हम लोग उपयोग करेंगे कि आसानी से, किस तरह के ट्रिक का उपयोग करके आसानी से हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपके अपने चैनल द रॉयल फिजिक्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।